रूमीना बाकी से सवाल करता है क्या वो पिकल को हरा सकता है, जिस पर बाकी ये कहकर टाल देता है कि उस जंगली का जिंदा रहना बेहद जरूरी है क्योंकि वो इतिहास की एकमात्र अमूल्य प्रजाति है। रूमीना इस बात से हैरान होता है, बाकी 100 किलो के प्रेइंग मैंटिस से लड़ चुका है तो आखिर क्यों वो टी-रेक्स से भी ज्यादा ताकतवर पिकल से लड़ना नहीं चाहता। बाकी इस बात का खुलासा करता है कि उसकी रुचि दुनिया के हर दूसरे फाइटर से लड़ने में नहीं है, उसे बस अपने फादर के खिलाफ लड़ने का मौका चाहिए क्योंकि वो धरती के सबसे ताकतवर आदमी है। रूमीना बताता है बाकी जब भी अपने फादर के बारे में उससे बात करता है तो बहुत ही ज्यादा खुश लगता है और ये सुनकर बाकी हैरत में आ जाता है। दूसरी तरफ पिकल का मन एक ही ख्याल से विचलित था और उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ आखिर हुआ क्या है। उसे इतना याद है जब उसने थोड़ा जोर लगाया तब अचानक से वो हवा में गोल घूमकर नीचे गिर गया। उसने जितनों का भी अब तक सामना किया है ऐसा कुछ किसी ने उसके साथ नहीं किया, लेकिन यूजिरो ने उसे एक नया अनुभव दिया जिस वजह से पिकल काफी खुश होता है। वहीं बाकी रेत्सु से मिलकर उसे कुंफू सिखाने के लिए अनुरोध करता है, लेकिन रेत्सु ये कहकर उसे मना कर देता है कि उसे बाकी में कोई दिलचस्पी नहीं है और ये सुनकर बाकी पूरी तरह चौंक जाता है। रेत्सु उसे समझाता है पिछले कुछ दिनों से उसकी दिलचस्पी किसी में भी नहीं है और ना ही उसका काम में मन लग रहा है और ये सब जुरासिक युग से आए उस जंगली पिकल की वजह से हो रहा है। रेत्सु उससे लड़ने के लिए बुरी तरह तड़प रहा है क्योंकि वो देखना चाहता है 4000 साल से चली आ रही हर टेक्निक जो उसने सीखी है उनका सामना पिकल कैसे करता है। कैप्टन अब इस बात से परेशान है, पिकल ने 1 महीने से कुछ नहीं खाया और वो बस पानी में जिंदा है। प्रोफेसर पेन बताता है पिकल एक शिकारी है और वो अपने शिकार को खुद मारकर खाना पसंद करता है। पिकल के सामने अब तक सबसे ताकतवर जानवर बुल, बियर और लॉयन को लाया जा चुका है, लेकिन किसी ने भी उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करी, बल्कि उल्टा वो डर के मारे भाग गए। अब पिकल के सामने 490 किलो के खूंखार साइबेरियन टाइगर को लाया जाता है जिसकी लंबाई 4.7 मीटर है और उसे 5 दिनों से भूखा रखा गया है। साइबेरियन टाइगर को अपनी तरफ आते देख पिकल खड़ा हो जाता है और तुरंत ही उसे मार डालता है। ये देख प्रोफेसर पेन समझ जाता है जो कोई भी पिकल पे हमला करेगा वो उसकी नजरों में उसका खाना होगा। हर जगह पिकल के बारे में सुन बाकी काफी इरिटेट होता है। वहीं रेत्सु अपने लड़ने की तड़प को रोक नहीं पाता और तोकीगावा से मिलकर ये कहता है कि वो पिकल का खाना बनने को तैयार है। अब रेत्सु पिकल का सामना करता है और पिकल के एक ही वार से वो सीधा एरिना के बाउंड्री में जा गिरता है। रेत्सु को समझ आ जाता है कि वो सिर्फ ताकत से उसे नहीं हरा सकता, इसलिए वो अपने हर पैतरों को आजमाने के लिए तैयार हो जाता है। पिकल उसे मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन रेत्सु अपनी अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल कर उसे जमीन पर गिरा देता है। सब वहाँ ये देख चौंक जाते हैं कि पिकल रो रहा है। रेत्सु लगातार 6 किक उसके चेहरे पर मारता है, पर वो ये देख के हैरत में आ जाता है कि उसका दिमाग चक्कर खाने के बजाय वो अभी भी सीधा खड़ा है। अब पिकल के दोनों हाथ पड़ते ही रेत्सु कुछ समय के लिए होश खो देता है। पिकल अब उसे उठाता है और अपने दांतों से उसे काट कर उसका मांस अलग कर देता है। वहाँ सभी के होश ये देख के उड़ जाते हैं कि पिकल उसका वो मांस खा गया है। रेत्सु अपने आप को छुड़ाने के लिए उसे पंच मारता है, पर एक बार फिर वो उसका मांस खाने लगता है। रेत्सु किसी तरह अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाने में कामयाब होता है और इस बात से हैरान होता है कि उसके पंचेस का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। रेत्सु अब अपने दोनों जूते उतार लेता है और उसकी गर्दन पर किक मारता है, लेकिन पिकल का हाथ पड़ते ही वो सीधा जमीन पर जा गिरता है। 4000 साल पुरानी टेक्निक्स पिकल के खिलाफ काम नहीं आती, जिस कारण रेत्सु की आंखें भर जाती हैं और वो मार्शल आर्ट्स की इज्जत बचाने के लिए वो उन सभी टेक्निक्स का त्याग कर देता है। रेत्सु पे उसके इमोशन हावी हो जाते हैं और वो पागलों की तरह उसे पंचेस मारने लगता है, पर इसका कोई असर नहीं होता। पिकल जैसे ही उसको मारने वाला होता है रेत्सु की बॉडी खुद ब खुद कुंफू का यूज कर अपने आप को डिफेंड करने लगती है। रेत्सु समझ नहीं पाता टेक्निक का त्याग करने के बाद भी उसकी बॉडी इसका यूज क्यों कर रही है। अचानक रेत्सु को एक आवाज सुनाई देती है और वो पाता है उसके पीछे एक विशाल सी किंग रेत्सु खड़ा है जो कि उसकी अंतरात्मा है। विशाल